हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज का जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप पार्ट फिफ्थ है। और पार्ट फिफ्थ में मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और मेन बात इसकी क्या होगी कि ये क्यों बनाया जाता है। एक्चुअल में पार्टनरशिप में जो अकाउंट्स होते हैं तो उनको बनाया क्यों जाता है सब। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मल तरीके से बताऊंगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। चलिए रोक के एक बात कह दूं कि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को भी सेंड करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को पहले नॉर्मल तरीके से बताएंगे, फिर इसके रीज़न के साथ इसको बताएंगे कि इसको क्यों बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट में अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जब एक नया पार्टनर आता है, चलिए थोड़ी सी और बात कर लें कि देखिए, अगर आपको पार्टनरशिप कायदे से समझना है तो मेरा इसका पार्ट 1 से देखिए, तब ये कायदे से समझ में आएगी। डायरेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी फिफ्थ पार्ट से अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी। तो हर पार्ट में डिटेल में पार्टनरशिप एडमिशन फर्स्ट पार्ट से देखना शुरू करिए, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे ये देखा जाता है कि जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले की एसेट्स की और लायबिलिटी की वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस से जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट होते हैं तो वो ओल्ड पार्टनर के टाइम होते हैं, ओल्ड पार्टनर को दिए जाते हैं। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस को देखने के लिए बनाया जाता है। अभी मेरा ये सेंटेंस आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताने वाला हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स अगर डिक्रीज़ होगी तो ये क्या होगा, लॉस होगा। एसेट्स अगर डिक्रीज़ होती है तो इसे लॉस बोलते हैं। उसके बाद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ जो है वो अगर इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, लॉस होगा। उसके बाद यहाँ पे है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसे ये भी कह सकते हैं अनफॉरसीन लायबिलिटी। अनफॉरसीन लायबिलिटी, देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये होता है तो ये भी मेरा लॉस होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब है अ लायबिलिटी विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन योर प्रीवियस अकाउंट, आई मीन बैलेंस शीट, नाउ यू विल हैव टू बी एडेड, या मतलब पेड करना है। एक लायबिलिटी है जो पहले रिकॉर्ड नहीं है, अब आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। मतलब बिज़नेस में है लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है वो, तो अब आपको उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो आप जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो आपका लॉस ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये लॉस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है। एक कोई एसेट्स है जो मेरी पहले बिज़नेस में मतलब है बिज़नेस के अंदर, लेकिन वो लिखने से छूट गई है, या तो उसको हमने एनुअल एक्सपेंसेस मान लिया है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया है तो वो सामने है नहीं, तो उसको रिकॉर्ड करना है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अब रिकॉर्ड करना है, जो नॉट मेंशन था अब उसको ओमिटेड करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ये मेरा प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी, अप्रिशिएट होगी, तो भी मेरा प्रॉफिट क्रिएट होगा। फिर यहाँ पे है डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी की वैल्यू अगर हमारी डिक्रीज़ होगी यानी पेबल अमाउंट रिड्यूस होगा, तो ये भी मेरा प्रॉफिट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 6 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन से प्रॉफिट क्रिएट होता है और 3 कंडीशन से हमारा लॉस क्रिएट होता है। जर्नल एंट्री के उससे यहाँ पे समझा जाता है कि लॉस वाली चीज़ें यहाँ आती हैं और प्रॉफिट वाली चीज़ें यहाँ आती हैं।
तो जर्नल एंट्री अभी नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, जब नेक्स्ट पार्ट बनेंगे तो उसमें मैं बनाऊंगा। तो अभी यहाँ पे जर्नल एंट्री की बात नहीं हो रही है। आप ये समझिए कि अगर जो भी सोर्सेज से तरीके से लॉस हो रहा है तो लॉस हमारा 2 कॉलम में आएगा, और जो भी तरीके से प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हमारा बाई कॉलम में आएगा। यानी अगर एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो 2 में आएगी, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो 2 में आएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 2 में आएगी। इसके अपोजिट की तीनों कंडीशन में कोई भी चीज़ हो रही है तो वो बाई कॉलम में आएगा। आपको यूँ इसको यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब नया पार्टनर आता है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो पुराना प्रॉफिट है, जो फंड्स है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर में उसका कोई हक नहीं होता है। वो मतलब न्यू जो है पार्टनर में उसका कोई हक नहीं होता है। तो जब ओल्ड पार्टनर आता है तो पुराना प्रॉफिट हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूट करने से रह गया था, फंड्स हो गए, तो अगर वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यू पार्टनर भी उसमें हिस्सेदार हो जाएगा। ऐसी न्यू पार्टनर, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, उसमें 31 मार्च, यहाँ पे 31 मार्च है ये, तो 31 मार्च 2026 की एक बैलेंस शीट है। उसमें बैलेंस शीट में एसेट्स को यहाँ पे वैल्यूड किया गया है और यहाँ पे लायबिलिटी को वैल्यूड किया गया है। अब जो न्यू ईयर आएगा तो वो 2026 से 2027 होगा। अब न्यू पार्टनर अगर 1 जुलाई 2027 को एडमिट हो रहा है तो इन मंथ्स में जो एसेट्स की और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस हुआ है, उन चेंजेस से जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट हुआ है तो वो किसके टाइम हुआ है, वो ओल्ड पार्टनर के टाइम हुआ है। तो ओल्ड पार्टनर को देने के लिए ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए, ये लायबिलिटी है और ये एसेट्स है। ठीक है। और इसको ज़रा सा डिफरेंस करने के लिए एक जिगजैग लाइन यहाँ पे कर दी। तो लायबिलिटीज़ यहाँ लिखी और अमाउंट हमने यहाँ लिखा, एसेट्स यहाँ लिखा और अमाउंट यहाँ लिखा। लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल लिखी यहाँ पे। ये बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2026। तो ये ईयर है 2025 से 26। तो जब ईयर एंड हो गया है तब एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूशन कर रहे हैं, यानी 31 मार्च 2026 को वैल्यूशन कर रहे हैं। अब 2 पार्टनर हैं इसमें ओल्ड, एक ए है और एक बी है। जैसे ए की कैपिटल है यहाँ पे 6 लाख की और बी की कैपिटल भी 6 लाख की है। दोनों की कैपिटल ऐड कर देंगे तो 12 लाख की कैपिटल हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया है। ये क्रेडिटर्स की वैल्यू यहाँ पे 4 लाख की है। ये क्रेडिटर्स हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल 16 लाख का आएगा। यहाँ पे 16 लाख लिख दिया। फिर यहाँ पे है लैंड एंड बिल्डिंग। ये लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे बनाई। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 8 लाख। फिर है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 4 लाख। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर यहाँ पे लिखा, फर्नीचर की वैल्यू है 3 लाख। टोटल कितना हो गया, 8 4 12 और 3 15। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं बैंक। ये 1 लाख बैंक है, तो अब यहाँ पे 16 लाख हो गया। अब ये बैलेंस शीट प्रिपेयर है। अब ये क्वेश्चन की तो मतलब फॉर्मेट में बैलेंस शीट दी होगी, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से मानिए। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में भी हम कैपिटल नहीं लिख रहे हैं कि नया पार्टनर सी आया है वो कैपिटल कितनी लाया है, गुडविल कितनी लाया है, ये सब नहीं लिख रहे हैं। सी इज़ एडमिटेड ऑन 1 जुलाई 2026। अब जब सी यहाँ पे आया है तो नाउ असेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड एज फॉलोज। सी के आते वक्त एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू जो चेंजेस हुई है तो वो देख रहे हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड 1 लाख 10 लाख। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड या अपीयर्ड यहाँ पे वैल्यूड एट 3,80,000। फर्नीचर वैल्यूड 2 लाख
70,000, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 25,000, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 10,000, creditors were written off by 30,000। ये एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में यहाँ पे चेंजेस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रीवैल्यूएशन के 2 कॉलम यहाँ पे बना दिए। तो इधर लिखा पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट। देखिए यहाँ पे कुछ रफ वर्क कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 8 लाख की, ये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 8 लाख की। जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं तो इनका रेशो यहाँ पे इक्वल है, 1:1 है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 8 लाख की थी। अब लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई है? 10 लाख की हो गई है। यहाँ पे 10 लाख की, तो 10 लाख यहाँ पे लिखा, यानी कितने से अप्रिशिएट हो गई? 2 लाख से। तो 2 लाख मेरा क्या हो गया? फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अगर प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन के बाई कॉलम में लिखा जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से अप्रिशिएट हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे है, देखिए जो चीज़ें चेंज होंगी वही आएंगी रीवैल्यूएशन में, और कैपिटल और गुडविल वगैरह नहीं आती, क्योंकि ये बाहर से चीज़ आती है, बाहर का अमाउंट आता है। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की है। अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी हो गई 3,80,000 की। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4 लाख की थी, अब प्लांट एंड मशीनरी हो गई है 3,80,000 की जब नया पार्टनर आया। तो 20,000 से एसेट्स रिड्यूस हो गई। एसेट्स अगर रिड्यूस हो जाएगी तो लॉस हमारा 2 में लिखेंगे। तो 20,000 हमने 2 कॉलम में लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फिर फर्नीचर है 3 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे हम फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है 3 लाख। फर्नीचर की वैल्यू अब यहाँ पे कितने की हो गई है? 2,70,000 हो गई है। तो फर्नीचर हमारा कितने से रिड्यूस हो गया? 30,000 से। तो यहाँ लिखेंगे 2 फर्नीचर 30,000। फर्नीचर के बाद फिर यहाँ पे लिखा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है? फ़ायदा होता है जो पहले रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको रिकॉर्ड करना है। तो कितने का है? 25,000 का है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट के बाद है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। ये क्या हो जाएगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एक लायबिलिटी पहले रिकॉर्ड नहीं थी बैलेंस शीट में, अब उसे रिकॉर्ड करना है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ये है 10,000 का। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ बाई 30,000। देखिए रिटर्न मतलब होता है लिखना, ऑफ माने होता है बाहर करना, यानी 30,000 का क्रेडिटर्स अब नहीं लिखा जाएगा न्यू वाली बैलेंस शीट में। जब नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट बनेगी तो उसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारा क्रेडिटर्स क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया, यानी डिस्काउंट हो गया। क्रेडिटर्स ने क्लेम जो किया था वो वापस ले लिया अपना, यानी 30,000 हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स को नहीं देना है। तो क्रेडिटर्स हमारा यहाँ पे था 4 लाख का। अब जो क्रेडिटर्स रिड्यूस हुआ है तो 30,000 से रिटर्न ऑफ करना है, रिटर्न बैक करना है। तो 3,70,000 का क्रेडिटर्स बचा। तो ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो मेरा फ़ायदा होगा। तो प्रॉफिट हमारा बाई कॉलम में, लॉस 2 कॉलम में। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 30 का। देखिए दोनों तरफ यहाँ पे ऐड करेंगे कि किस तरफ का अमाउंट ज़्यादा है। इधर ज़्यादा लग रहा है तो 2,55,000 टोटल अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट का। तो ये बोथ साइड लिख देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट है। इधर 20, 30 यानी 50, 60, इसमें 60,000 माइनस करेंगे तो 1,95,000 का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर के टाइम हुआ है, तो ओल्ड पार्टनर का इसमें हक है। एस कैपिटल और बीस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे रेशो इक्वल बताया था 1:1, तो यहाँ पे ये होगा 90,000 करेंगे तो 1,80,000 होता है, और 95 करेंगे तो 97,500। 97,500 इनको मिलेगा और 97,500 इनको मिलेगा। ये इन दोनों की यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी।
ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये देखिए कि एसेट्स और लायबिलिटी, देखिए रीवैल्यूएशन ऐसे ही बनता है, रीवैल्यूएशन। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो आज के दिन जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन एक बात आपको बतानी है कि जैसे ये ए कैपिटल है और बी कैपिटल है। ए की कैपिटल थी पहले 6 लाख की और बी की कैपिटल भी 6 लाख की थी, और जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो वो दोनों का प्रॉफिट दोनों को दे देंगे 97,500, 97,500, यानी 6,97,500 और 6,97,500। ठीक है, ये हमने दोनों को यहाँ पे दे दिया। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो बैलेंस शीट है तो एक साल में 2 बार बैलेंस शीट बनाने का राइट हमें नहीं है। ये टॉपिक अभी हम बाद में एक बार लेके आएंगे। ये कैपिटल मैच करेंगे एक दूसरी तरीके से, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये कैपिटल को मैच करके दिखाएंगे। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी मैंने बहुत इजी तरीके से सिर्फ उसका बेस बताया था। अभी भी मतलब बेसिक टाइप से रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी क्यों बनाया जाता है ये रीज़न नहीं बता रहे हैं, लेकिन और चीज़ें चेंज करने के लिए बता रहे हैं। जैसे मेरी फ़िक्स एसेट्स होती हैं, तो कुछ फ़िक्स एसेट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग हो गई, प्लांट है, मशीनरी है और फर्नीचर है, और भी एसेट्स हो सकती हैं। फ़िक्स एसेट्स हमने इतनी लिखी है। इसमें ये कोई भी एसेट्स या तो डेप्रिशिएट हो रही है यानी रिड्यूस हो रही है, या तो एप्रिशिएट हो रही है यानी कि इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो हम एक तरीका बताएंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप पार्टनरशिप करेंगे तो फ़िक्स एसेट्स को किस किस तरीके से रिड्यूस करा जाता है, कौन कौन तरीके से एप्रिशिएट किया जाता है, तो क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा होता है। यानी मेरे एक तरीके से आप ये रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरे चैप्टर का समझ जाएंगे। हाँ, कुछ बिल्कुल नई चीज़ें आ जाएंगी जो अलग होंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से बताना पड़ेगा, वो अलग होगा। यानी कि 95% तो मोस्टली आप समझ जाएंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है हर चैप्टर के लिए। ठीक है, तो ये फ़िक्स एसेट्स में कोई भी एक एसेट्स को बताएंगे और उसी को जैसे हम यहाँ पे रिड्यूस बताएंगे तो इंक्रीज़ भी वैसे ही होगा, यानी डेप्रिशिएट बताएंगे तो इंक्रीज़ भी वैसे ही होगा, एप्रिशिएट भी वैसे ही होगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, इस तरफ सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं, उधर सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया क्वेश्चन, आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मिलेगा। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है यहाँ पे, तो ये है लायबिलिटीज़, ये अमाउंट है, ये एसेट्स है और ये अमाउंट है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहाँ पे बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 1 लाख की लिख दी, और यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा कि ये एसेट्स मेरी कैसे कैसे चेंज हो सकती है। यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है और ये अमाउंट है। देखिए पहला तरीका ये है कि प्लांट एंड मशीनरी नाउ वैल्यूड, एड भी लिख सकते हैं, वैल्यूड एड या अपीयर्ड हुई है 80,000 की हो गई। यहाँ पे कुछ रफ़ वर्क है, ये रफ़ वर्क है जो आपको नहीं करना है, ये वर्किंग नोट भी नहीं है, रफ़ वर्क है सिर्फ समझाने के लिए कि देखिए पहला तरीका ये है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपीज़ की थी। अब यहाँ पे रिड्यूस होके 80,000 की हो गई है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिड्यूस हुई, 20,000 की, तो ये लॉस हो गया। यहाँ लिखा प्लांट एंड मशीनरी 20,000। तो एक क्वेश्चन में एक एसेट्स एक ही जो है तरीके से चेंज होती है, लेकिन हम एक एसेट्स को कितनी तरीके से चेंज करने का तरीका यहाँ पे बताएंगे कि क्वेश्चन में दिया हो सकता है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। तो देखिए या तो ऐसे है, यहाँ पे ये सेकंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस, लंबी लैंग्वेज लिखी होगी लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा रिड्यूस टू बी करके ऐसे यहाँ पे रिड्यूस हो के 80,000 हो गई। इसका मतलब है कि रिटर्न डाउन हो के इतनी हो गई या रिड्यूस हो के इतनी हो गई कि प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू, यानी कम करके 80,000 कर दी। चाहे ऊपर वाला सेंटेंस फर्स्ट लिखा हो सेंटेंस या सेकंड लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है कि प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस होके अब 80,000 की हो गई। तो देखिए यहाँ पे सेकंड लिखा, ये लिखा प्लांट एंड मशीनरी, तो 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी, अब यहाँ पे 80,000 की रिड्यूस होके हो गई
तो 20,000 से हो गई, यानी सेम हो गया बिल्कुल, बस लिखने का तरीका अलग था। तो प्लांट एंड मशीनरी सेकंड पार्ट लिखा, इसमें भी 20,000 का हमारा लॉस हुआ है। अब थर्ड तरीका कैसे दिया हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाई, यहाँ पे क्या लिखा है, रिड्यूस बाई 30,000। देखिए अगर रिड्यूस बाई लिखा होगा, बाई का मतलब इतने अमाउंट से रिड्यूस हो गई, तो इसका मतलब है इतने से कम हो जाना, यानी 30 से कम हो जाना। तो यहाँ पे अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी लिखा, ये 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, तो 30,000 से कम हो गई, यहाँ पे 80 की हो गई थी कम हो के, तो यानी अब 70,000 बचा। तो ये थर्ड में क्या हो जाएगा, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, ये थर्ड कंडीशन ये है कि यहाँ पे 30,000 से रिड्यूस हो गई, तो 30,000 यहाँ पे लिख दिया। चलिए फोर्थ तरीका क्या है कि 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, या ऐसे परसेंटेज दिया होगा, तो ये थर्ड था। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में यहाँ पे परसेंटेज दिया हो सकता है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी है और ये 1 लाख है, 10% इसका निकालेंगे तो 10,000 आएगा, यानी इसको रिड्यूस करके 90 हो गया। तो फोर्थ में यहाँ पे लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी, अब ये रिड्यूस हो गई है तो 10,000 यहाँ पे रिड्यूस, तो 10,000 यहाँ लिख देंगे। चलो और बताते हैं आगे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी इस फाउंड टू बी, यहाँ पे लिखा है तो हम बस शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं ओवर वैल्यूड, ओवर, यहाँ पे लिखा है ओवर वैल्यूड बाई 15,000। इसका मतलब देखिए क्या होगा कि प्लांट एंड मशीनरी जो मेरी यहाँ पे दी हुई है, तो ये जो 1 लाख लिखा है तो ये 15,000 ओवर वैल्यूड लिखा है, यानी रियल में प्लांट एंड मशीनरी 85 की है और रिटर्न में ऑन द रिकॉर्ड 15, यहाँ पे 15,000 क्या हो गया, ओवर वैल्यूड है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये फिफ्थ है, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की है, तो रियल में है ये 85,000 की, 15,000 ओवर वैल्यूड है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे और बनाएंगे और प्लांट एंड मशीनरी, ये लाइन कर देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी ये फिफ्थ पार्ट है, यानी 15,000 से हमें कम करना है। लास्ट बता रहे हैं ये चीज़ परसेंटेज में वृद्धि होती है, और वैल्यूड बाई 10 जो है परसेंट, 20% ऐसे भी होगी, तो हम परसेंटेज में नहीं समझा रहे हैं, बहुत इजी होता है। खैर वो प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, तो ये अंडर वैल्यूड बाई 20,000, इसका मतलब है ये प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कम की लिखी है, ओरिजिनल में 1,20,000 है, ये 20,000 से अंडर कॉस्ट है, यानी कम लिखी है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये 6 लास्ट है, प्लांट एंड मशीनरी ये 1 लाख की थी, ये 20,000 से कम रिकॉर्डेड है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1,20,000 है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा बाई प्लांट एंड मशीनरी, ये मेरा बेनिफिट हो रहा है जो 6 मेथड है, तो 20,000 ये हो गया। इस तरीके से आपने फिक्स एसेट्स को यहाँ पे देखा कि कैसे इंक्रीज़ होगी, कैसे रिड्यूस होगी। अब करेंट एसेट्स के बारे में बताने वाले हैं कि करेंट एसेट्स कैसे कम होगी या बढ़ेगी। देखिए जैसे यहाँ पे इधर क्वेश्चन बनाएंगे, तो करेंट एसेट्स में हम डेटर्स को लेते हैं, तो ये है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ पे लिया, ये एसेट्स कॉलम है, एसेट्स कॉलम में ये अमाउंट है, अमाउंट में यहाँ पे डेटर्स को ले लिया, डेटर्स जैसे 1 लाख है, और यहाँ पे बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें 2 कॉलम किए, अमाउंट का कॉलम नहीं मान रहे हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे तो 4 कॉलम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट मतलब वो हो जाएगी कुछ रफ़ वर्क आपको समझाने के लिए, ये रफ़ वर्क है, और एडजस्टमेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है, कि डेटर्स कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं। देखिए जो एसेट्स होती है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, तो उसकी वैल्यू हर साल घिसती है, उसी को बोलते हैं डेप्रिशिएट होना, यानी कम होती है वैल्यू। लेकिन कोई डेटर्स एक आदमी होता है तो आदमी की वैल्यू नहीं घिसती है, आदमी से मिलने वाला अमाउंट हमारा डूब जाता है, तो उसको बैड डेप्स बोलते हैं। बैड माने बुरा और डेप माने मिलने वाला पैसा, यानी डेटर्स से जो पैसे मिलने वाला है। तो पहला लिखा है 10% प्रोविज़न फॉर बैड डेप्स ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 10% अमाउंट पता करिए कि बैड डेप्स हो रहा है,
तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा, ये लिखा डेटर्स मेरा यहाँ पे 1 लाख का था और इसका हमने प्रोविज़न लगाया तो 10% इसका 10,000 होगा, यानी 90,000 का डेटर्स बचेगा। तो 10,000 मेरी एसेट्स कम हो रही है, तो यहाँ पे हमने डेटर्स लिख दिया 10,000। आप प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए सेकंड ये है, इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। अब ये डेटर्स को अंदर लिखा 1 लाख का और पहले ही से एक प्रोविज़न लगा दिया यहाँ पे, और प्रोविज़न हमने लगा दिया 8,000 रुपीज़ का प्रोविज़न है ऑलरेडी, जो क्वेश्चन में ही दिया है। तो 92,000 का डेटर्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे फिर से हमने यही प्रोविज़न किया, 10% प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स या डाउटफुल डेब्ट्स। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टाइप है, ये फर्स्ट था। सेकंड में यहाँ पे ये है कि जो मेरा डेटर्स है, तो डेटर्स को हमने यहाँ पे लिखा, ये पहले था, तो डेटर्स मेरा यहाँ पे 1 लाख का था और इसमें प्रोविज़न 8,000 का था। इसको यहाँ पे माइनस किया तो 92,000 का मेरा यहाँ पे डेटर्स कम हो रहा है, ठीक है, मतलब 92,000 का हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि 1 लाख का हमने यहाँ पे डेटर लिखा, अब प्रोविज़न 10% कहा गया तो 10% इस पे लगाएंगे 1 लाख पे। 1 लाख का 10% 10,000 होगा, तो डेटर्स मेरा 90 का होगा। तो पहले के कंपेरेटिव 2,000 डेटर्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो मेरा 2,000 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे डेटर्स भी कर सकते हैं और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स भी कर सकते हैं। देखिए थर्ड है तरीका ये कि 5% प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स। तो थर्ड मेथड यहाँ पे देखिए तीसरा वाला, तो थर्ड ये है, ये सेकंड था। थर्ड में यहाँ पे ये है कि जैसे ये मेरा डेटर्स है और डेटर्स मेरा यहाँ पे 1 लाख का डेटर्स था और 8,000 यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स था ये। अब यहाँ पे बचेगा 92,000। अब अब क्या कर रहे हैं कि 1 लाख का डेटर्स है, इसमें 5% प्रोविज़न लगाना है, तो 1 लाख का 5% 5,000 आएगा। अब डेटर्स 95 हो जाएगा, तो पहले के कंपेरेटिव 3,000 डेटर्स मेरा एप्रिशिएट हो रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, तो ये फ़ायदा हो रहा है। तो ये डेटर्स 3,000 क्रेडिट साइड में आएगा। अच्छा, जो चीज़ हम परसेंटेज में कर रहे हैं वो क्वेश्चन में अमाउंट में लिखा हो सकता है, यहाँ पे लिखा हो सकता है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स रिड्यूस होकर 6 हो गया या 2,000 से कम हो गया, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये डेटर्स में चेंजेस यहाँ पे बता दिए। अब डेटर्स के चेंजेस के बाद अब यहाँ पे आप अनरिकॉर्डेड की जो बात थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स मोस्टली कौन सी दी होती हैं, जैसे कोई भी एसेट्स है जो पहले रिकॉर्ड नहीं है, एडजस्टमेंट में दी है, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स ही मानी जाएगी, प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट यहाँ पे होगा। मोस्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा रहता है, जैसे इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है, उसको रिकॉर्ड करना है तो वो यहाँ लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट के अलावा जैसे क्वेश्चन में आपका यहाँ पे लिखा होगा टाइपराइटर लिखा रहता है कि एक टाइपराइटर है जो पहले रिकॉर्ड नहीं, उसको रिकॉर्ड करना है। अक्रूड इनकम कोई है, यानी अर्न बट नॉट रिसीव, मिलने वाली, ठीक है, जो इनकम हमने अर्न कर ली है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। पेड इन एडवांस जो होता है तो वो भी मेरी एसेट्स होती है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो मेरा होता है तो वो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स के तौर पे यहाँ लिखा जाएगा। अनरिकॉर्डेड यहाँ पे कौन सी दी होती है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब यहाँ पे दी होती है तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए रहते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग डैमेज बिल है और कोई रिपेयर बिल है, तो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो पे बिल हैं जो आपको देना है, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, ये यहाँ पे आती है। देखिए फिर से फर्स्ट पेज पे आ गए हैं, तो हमने यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी थी और इससे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 1,95,000 आया था और उसके बाद मेरा जो प्रॉफिट था तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बैलेंस शीट बनाने का हमें राइट नहीं होता है। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मसला क्या है कि ये है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है, री माने होता है कोई चीज़ फिर से करना और वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, यानी किसी की वैल्यूट करना, किसी का वैल्यूएशन करना, तो उसको रीवैल्यूएशन बोलते हैं। हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट 1 साल के बाद बनाया जाता है। यहाँ पे ये फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट में एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है और सेकंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है
और थर्ड आपकी बैलेंस शीट होती है। अभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं। तो बैलेंस शीट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। तो ये वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी होती है, ये एक साल में एक बार बनती है। जैसे यहाँ पे ये 2025 से है और 2026 में कोई भी बिज़नेस की एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करेंगे तो 31 मार्च 2026 को करेंगे। अब जब दूसरा यहाँ पे वैल्यूएशन करेंगे तो 2026 से 2027 होगा। तो 31 मार्च जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो एक साल के बाद बनाएंगे, यहाँ पे 2027 को बनाएंगे। तो एक साल के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी कि क्लोजिंग डेट में बनाते हैं जब क्लोजिंग डेट पूरी हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब यहाँ पे मसला क्या है कि जैसे ये है बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट यहाँ पे है एज ऑन 31 मार्च 2026। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें ये एसेट्स है, एसेट्स की यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 10 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है। अब हम जब दूसरी यहाँ पे इसका वैल्यूएशन करेंगे तो एक साल बाद करेंगे, यानी इस साल इस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने की है 10 लाख की, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 10 लाख की। फिर हम यहाँ पे एक साल के बाद लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन करेंगे तो एक साल के बाद जैसे मान लीजिए इस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 18 लाख हो गई, यानी कि यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई, 8 लाख की अप्रिशिएट हो गई। तो ऐसा नहीं हुआ कि एक साल होने के बाद ये बढ़ी, ये एसेट्स एंड लायबिलिटी हर वक्त मेरी अप्रिशिएट होती है या रिड्यूस होती है, मोस्टली रिड्यूस होती है, यानी कि डेप्रिशिएट होती है। हर चीज़ की एक एक्सपायरी ड्यू डेट होती है कि एक्सपायरी डेट होती है कि कितने साल में वो वस्तु वो एसेट्स ख़राब हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी शेव करता है और वो 4-4 दिन बाद दाढ़ी बनाता है, तो ऐसा नहीं है कि चौथे दिन अचानक दाढ़ी निकल आई, हर सेकंड के हिस्से में उसकी दाढ़ी निकल रही है। तो वैसे ही एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू हर वक्त चेंज होती रहती है। अब ये बैलेंस शीट हमने यहाँ पे बनाई तो एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू 10 लाख है। अब दोबारा जब इसका वैल्यूएशन करेंगे तो एक साल के बाद करेंगे, लेकिन एक साल के बीच में एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। जैसे 1 जुलाई 2026 को एडमिशन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 31 मार्च, यहाँ पे समझिए कि 31 मार्च 2026 को लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख की थी। अब 1 जुलाई 2026 को न्यू पार्टनर एडमिट हुआ। तो अप्रैल मई जून इन 3 महीने में इस लैंड एंड बिल्डिंग और एसेट्स की वैल्यू में क्या चेंजेस हुए। तो बैलेंस शीट एक साल में 2 बार बनाने का राइट नहीं है, तो बैलेंस शीट ही बना के हम एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे मसला क्या है कि एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो इसीलिए हमको बैलेंस शीट की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब इस टाइम पीरियड में एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में जो भी चेंजेस है, क्योंकि 1 जुलाई को न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे थी। अब इतने टाइम में जो भी चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो ओल्ड पार्टनर का है। अगर हमें बैलेंस शीट की जगह, अगर हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने का राइट होता और 1 जुलाई को हम बैलेंस शीट बनाते, तो देखिए इसको कैसे बनाते। देखिए हमने यहाँ पे जैसे बैलेंस शीट बनाई जब नया पार्टनर आ रहा है, मान लीजिए ये पॉसिबल नहीं है लेकिन कर रहे हैं 1 जुलाई, ठीक है। अब बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे 2 कॉलम करे। ये पहले ही वाला पेज का क्वेश्चन है जो स्टार्ट किया था। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख की है। एप्रिशिएट होके कितने की हो गई थी, 10 लाख की हो गई थी। तो 10 लाख से यहाँ लिखा, यानी ये एप्रिशिएट हो गई 2 लाख से, तो ये 10 लाख हो गई। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की थी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की अब हो गई, 3,80,000 की हो गई, यानी डेप्रिशिएट हो गई 20,000 से, ये 20,000 हो गया, 3,80,000 है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर कितने का था, ये फर्नीचर की वैल्यू है, फर्नीचर 3 लाख का था। फर्नीचर यहाँ पे डेप्रिशिएट कितने का हुआ, 30,000 से। अब फर्नीचर की वैल्यू हो गई 2,70,000। फर्नीचर के बाद फिर बैंक है, बैंक में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, 1 लाख का बैंक था तो यहाँ पे 1 लाख ही बैंक लिखे। फिर एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी इन्वेस्टमेंट, उससे रिकॉर्ड कर दिया।
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने की थी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे थी 25,000 की। इतनी चीज़ें थी बस, ठीक है। अब चलिए इसको यहाँ पे ऐड कर दिया तो 10 लाख ये हुआ, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और यहाँ पे 1 16 लाख, 16 लाख 80,000 और 17 लाख 50,000 और 17 लाख 75,000। ऐसे ओवरऑल कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 17 लाख 75,000 जो टोटल एसेट्स होगी वही टोटल लायबिलिटी होगी। सब बेसिक अकाउंटिंग वाले मेरे चैप्टर में सब बताया है हमने। अब यहाँ पे जो मेरा क्रेडिटर्स था, तो क्रेडिटर्स की देखिए वैल्यू यहाँ पे 4 लाख की थी। अब क्रेडिटर्स को कितने से रिटर्न ऑफ किया था? 30,000 से किया था। तो ये रिटर्न ऑफ किया था 30,000 से, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू आ जाएगी 3,70,000। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड थी आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ये कितने का था? 10,000 का था। तो ये अमाउंट आ जाएगा 3,80,000। अब 17,75,000 में 3,80,000 हम माइनस करेंगे तो 30 ये आ गए, ये 5 आ गया, ये 9 आ गया, 9 के बाद ये 6 है तो ये 13,95,000। अब ये कैपिटल आ गई। ए और बी की रेशो हाफ हाफ है तो उसको हाफ अगर करेंगे तो कितना आएगा? 13,95,000 को। तो यहाँ पे आएगा हाफ अगर करेंगे तो ये अमाउंट आएगा, ये देखिए यही अमाउंट आ जाएगा जो हमने यहाँ लिखा था 6 लाख। ये देखिए यहाँ पे ये अमाउंट आ रहा है 6,97,500। 6 लाख यहाँ पे 97,500। अब ये अमाउंट यहाँ पे आया था 1,95,000 आया था। तो इसको हाफ़ करने पे कितना आएगा? 1,95,000 को इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 95,000 को अगर देखेंगे 95 तो ये 10 और ये 1,80,000 होगा तो ये आएगा 97,500 आएगा शायद, ठीक है। तो यही अमाउंट आ जाएगा 6,97,500। कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा, कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाई, मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाई थी, यहाँ पे बनाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एक साल में बैलेंस शीट बनाने का राइट हमें नहीं दिया गया था। तो हमने बैलेंस शीट अगर बनाई तब भी देखिए मेरा यही आंसर आ रहा है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तब भी देखिए मेरा कैपिटल का आंसर यही आ रहा है। तो इसीलिए बैलेंस शीट की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। सॉरी बच्चों, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन ये ज़रूरी था कि एक ही वीडियो में रीवैल्यूएशन को फुल एक्सप्लेन करना था, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, तो पूरी डिटेल में बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।